Welcome to Discover Movies. व्यूवर्स, हमारे अर्थ की सिचुएशन खराब होने पर नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने मार्स पर जाकर लिटरली खेती करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो सब मार्स को अर्थ के जैसा ही रहने लायक बना सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ पर कौन सी खतरनाक चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। पर उनके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटी, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें तब की पृथ्वी दिखाई जाती है जब अर्थ की पूरी हालत एकदम से खराब हो चुकी थी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण पेड़ पौधे और सारे रिसोर्सेज एकदम से खत्म हो चुके थे। हमारे अर्थ का वातावरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इसीलिए अर्थ के सभी वैज्ञानिकों ने लोगों को मार्स पर शिफ्ट करने का मिशन चालू कर दिया होता है। इसीलिए वो सब लगातार इस कोशिश में लग जाते हैं कि वो मार्स के इन्वायरमेंट को अर्थ के जैसा बना सके। इसलिए नासा ने इंटरस्पेस मिशन करा के मार्स के ऊपर बहुत सारे धमाके करवाए, जिससे कि वहाँ के इन्वायरमेंट में थोड़ी सी गर्मी पैदा हो। और अब उन्होंने रॉकेट्स की मदद से मार्स पर बहुत सारे अलगाए उगा दिए थे। दरअसल ये अलगाए छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो सन की लाइट एब्जॉर्ब करके वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते थे। और अब पूरे 20 सालों तक ऐसा करने के बाद मार्स के वातावरण में ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि मार्स धीरे धीरे इंसानों के रहने लायक बनता जा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही नासा के वैज्ञानिकों को ये खबर मिलती है कि मार्स के वातावरण में अपने आप ऑक्सीजन गैस कम होती जा रही है और उनके भेजे गए सारे अलगाए भी खत्म हो चुके थे। इसीलिए नासा ने अपने एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को रवाना कर दिया होता है मार्स के पास जाकर इन सारी चीजों पर नजर रखने के लिए। इस पूरे मिशन के लिए जेन नाम की एक एस्ट्रोनॉट को लीडर बनाया जाता है और अब जेन बाकी टीम मेंबर्स के साथ मार्स की तरफ निकल पड़ी थी। टोटल 180 दिन बीतने के बाद वो सब मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गए थे। अब उन सभी को कैसे भी करके मार्स की सतह तक पहुंचना था, क्योंकि वहां पर नासा ने अपना हेडक्वार्टर काफी पहले बनाकर रख दिया था, जिसके अंदर 2 साल तक रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उन सभी के साथ एक एआई रोबोट जिसका नाम एमी होता है, वो भी पूरी तरीके से शामिल था, जो कि मार्स के सतह के सैंपल्स कलेक्ट करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन अर्थ पर ट्रांसफर करता जाएगा। अब तो वो सब रेडी हो जाते हैं मार्स की सतह पर लैंड करने के लिए, पर तभी उनके स्पेसशिप से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर टकराता है, जिससे कि स्पेसशिप के बहुत सारे सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था। और अब क्रू मेंबर्स को तो मार्स पर लैंड करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए जेन उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और वो खुद स्पेसशिप में रुककर यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। जेन ने तो कैसे भी करके अपने क्रू मेंबर्स को मार्स की सतह की तरफ रवाना कर दिया था और अब वो सब तेजी से मार्स के वातावरण में चले जाते हैं। उनकी स्पीड सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो अपने टारगेटेड लोकेशन पर लैंड नहीं कर पाते। उन्होंने पहले ही अपने एमी रोबोट को नीचे गिरा दिया था और थोड़ी देर बाद ही वो रोबोट एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि बाकी क्रू मेंबर्स ने एकदम क्रैश लैंडिंग की थी और अब इन सारी मुसीबतों के बाद जब वो सब बाहर निकलते हैं, तब उनके टीम में बर्ड नाम का एक मेंबर पूरी तरीके से घायल हो चुका था और अब वो उनके साथ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वहाँ जेन जो कि स्पेसशिप में मौजूद होती है, वो बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रही थी और एक बार तो स्पेसशिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन जेन ने अपने पूरे करियर में ऐसी कंडीशंस बहुत बार देखी थी, इसीलिए वो धमाके से बचते हुए फायर को स्पेसशिप से बाहर निकाल देती है। अब वो सारे क्रू मेंबर्स जो कि मार्स की जमीन पर लैंड हो चुके थे, वो अपने हेडक्वार्टर के लोकेशन को सर्च नहीं कर पा रहे होते हैं और अब शायद से उन्हें वहां तक चलकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बर्ड बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वो उन सभी के साथ नहीं आ सकता था। बर्ड का तो सिर्फ यही सपना था कि वो मार्स की जमीन पर कदम रख दे और अब बर्ड अपनी टीम से मार्स का एक पत्थर लेके जाकर उसकी पोती को गिफ्ट करने के लिए कहता है। अगले ही मोमेंट में बर्ड ने अपना दम तोड़ दिया था। बाकी टीम मेंबर्स इस बात को बुलाकर अपनी जर्नी तय करते रहते हैं। अब दूसरी तरफ जेन जो कि स्पेसशिप में मौजूद होती है, उसे अपने बाकी क्रू मेंबर्स का सिग्नल ही नहीं मिल रहा था, लेकिन वो बार बार ट्राई करते ही जा रही थी। वहीं मार्स की सतह पर वो चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने हेडक्वार्टर को लगातार ढूंढते ही जा रहे थे और अब बहुत टाइम तक चलने के बाद उन्हें अपना हेडक्वार्टर मिल ही जाता है, लेकिन वो तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। वो चारों एस्ट्रोनॉट्स ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि उनका ये हेडक्वार्टर मार्स पर मौजूद किसी भी तूफान से बचने के लिए बनाया गया था और वो इतनी आसानी से तो नहीं टूट सकता था। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि उन चारों एस्ट्रोनॉट्स के पास मार्स पर सरवाइव करने के कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे। इसी हेडक्वार्टर में उन्हें लगभग 2 सालों तक अपना रिसर्च करना था, लेकिन अब वो ये सब नहीं कर पाएंगे। वहाँ जेन को जब इन सभी लोगों का सिग्नल नहीं मिल रहा था, तब वो अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन में ये सारी रिपोर्ट भेज देती है। लेकिन जेन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके क्रू मेंबर्स किस खतरनाक चीज
का सामना करने वाले हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, मार्स पर ठंडी बढ़ती जा रही थी। उन चारों एस्ट्रोनॉट के पास तो सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची होती है और अब वो सब पूरी तरीके से अपनी होप हार चुके थे। इस पूरे मिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए टोटल 20 साल लगे थे, जो कि अब एकदम वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। अब उन्हीं की टीम से रॉबी एंड बॉब नाम के 2 एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। वो दोनों जेन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो दोनों यही बातें करते करते एक पहाड़ी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और अब तो रॉबी एंड बॉब की डिबेट चालू हो गई थी। लेकिन अब गलती से रॉबी का हाथ बॉब को लग जाता है, जिससे कि बॉब पहाड़ी के एकदम नीचे गिर गया था और अब बॉब की दर्दनाक मौत हो जाती है। रॉबी जब अपने बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्तों के पास पहुंचता है, तब उसने बहाना बनाकर अपने टीममेट्स को ये बोल दिया था कि रॉब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब बाकी टीम मेंबर्स बॉब को काफी अच्छे से जानते थे। बॉब तो कभी भी अपनी जान ले ही नहीं सकता था, इसीलिए वो सब रॉबी की बातों पर भरोसा ही नहीं करते। लेकिन अब तो उनके सूट की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, जिससे कि वो सभी लोग सांस ही नहीं ले पा रहे होते हैं। उनके पूरे टीम के मेंबर्स जमीन पर गिरकर तड़पने लगे थे, पर तभी रॉबी ने घुटन के मारे अपना हेलमेट खोल दिया था और वो ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि वो लिटरली मार्स के एनवायरनमेंट में सांस ले पा रहा था। और अब रॉबी अपने बाकी टीममेट से भी हेलमेट निकालने के लिए कहता है। उन सभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मार्स के एनवायरनमेंट में इस तरीके से सांस कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि मार्स के वातावरण में ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ जेन को अर्थ के स्पेस स्टेशन से सिग्नल आता है कि उसे जल्द से जल्द अपना मिशन खत्म करके वापस लौटना पड़ेगा, भले ही वो बाकी एस्ट्रोनॉट जो कि मार्स की जमीन पर गए हैं वो स्पेसशिप में लौट ना पाए। अब रॉबी और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के वातावरण में काफी ठंड लगने लगी थी। उनके पास तो ठंड से बचने के लिए और कोई भी इक्विपमेंट्स होते ही नहीं है, लेकिन अभी तो खतरनाक मुसीबतों का आना बाकी था। कुछ ही देर में रॉबी और बाकी एस्ट्रोनॉट्स के पास उनका एआई रोबोट एमी आ जाता है, जिसने पता नहीं क्यों उन्हीं सारे एस्ट्रोनॉट्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल क्रैश लैंडिंग की वजह से एमी के इंटरनल सिस्टम एकदम से खराब हो चुके हैं और अब वो किसी भी जिंदा चीज को डिटेक्ट करके उनके ऊपर लगातार हमला करते जा रहा था। रॉबी के कुछ फ्रेंड्स तो काफी ज्यादा घायल भी हो चुके थे, पर वो कैसे भी करके एमी से बचते हुए एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद रॉबी अपनी टीम मेंबर्स को बता रहा था कि नासा ने 1998 में मार्स पर रेस्क्यू रोवर भेजा था, जिसे अगर हम सब ढूंढ ले तो हम अपने स्पेसशिप में वापस जा सकते हैं। लेकिन उस रोवर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, पर वो सब इन सारी चीजों के बारे में बिना कुछ सोचे समझे अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अब रॉबी और बाकी एस्ट्रोनॉट को रास्ते में छोटा सा रोवर दिखाई देता है, जो बहुत पहले मार्स की ऑर्बिट में भेजा गया था। लेकिन अब रॉबी और बाकी एस्ट्रोनॉट उस रोवर को ठीक करने लग जाते हैं, क्योंकि रोवर भले ही काम का नहीं था, पर उसके अंदर के कुछ डिवाइस यूज करके वो जेन की तरफ अपना रेडियो सिग्नल सेंड कर सकते थे और उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। जेन को पता चल गया था कि वो सारे लोग अभी भी जिंदा हैं, इसीलिए अब जेन भी अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन में ये सारी चीजें बता देती है। लेकिन अर्थ वाले से जेन को साफ साफ कमांड मिल रहे थे कि अगर वो सारे एस्ट्रोनॉट 24 घंटों के अंदर रशिया के रेस्क्यू रोवर को ढूंढकर स्पेसशिप तक नहीं आ पाए तो जेन को अकेले ही वापस आना पड़ेगा। इसीलिए अब रॉबी अपने बाकी दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, लेकिन उन लोगों ने सारी होप छोड़ दी थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो उस रेस्क्यू रोवर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए वो सब रोवर के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उन्हें जेन से ये पता चला था कि उस रोवर में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, यानी कि उन तीनों में से किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। रास्ते में उन तीनों को एक बहुत ही बड़े तूफान का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही साथ एमी रोबोट भी उन पर हमला करते ही जा रहा था, पर वो सब कैसे भी करके पास ही वाले एक गुफा में छुप जाते हैं। लेकिन अब रॉबी पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा काइंड बनने की कोशिश करता है। वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को रोवर की मदद से यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन अब चिप नाम का एक एस्ट्रोनॉट रॉबी पर शक करने लगता है। उसे लग रहा था कि रॉबी हमें धोखा देने के चक्कर में है, इसीलिए चिप तुरंत ही उन दोनों को बिना बताए रोवर की तरफ तेजी से भागने लगा था, ताकि वो अकेले ही रोवर में बैठकर स्पेसशिप में चला जाए। लेकिन बैन नाम का एस्ट्रोनॉट अपने हैंड स्क्रीन पर देख रहा होता है कि उनका एमी रोबोट जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो चिप की तरफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और देखते ही देखते रोबोट ने चिप पर हमला कर दिया था और उसकी जान ले ली थी। ये सारी चीजें बैन और रॉबी के हाथ में ही नहीं थी, इसीलिए वो दोनों सारी चीजें बुलाकर रोवर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ की पूरी जगह अलगाए से भरी हुई थी। बैन और रॉबी तो ये सारी चीजें देखकर एकदम से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि मार्स के बाकी इलाके से तो अलगाए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर अलगाए बाकी हैं?
उन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब उन्हें उसी जगह पर चिप मरा हुआ पड़ा मिला था। इसीलिए अब बेन चिप का ऑक्सीजन टैंक निकालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका ऑक्सीजन वो दोनों यूज कर सकें। बेन ने चिप का सूट काटने के लिए ऑक्सीजन कटर का यूज किया था, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में चिप की बॉडी में से छोटे छोटे फायर बॉल्स निकलने लगते हैं और तब जाकर उन दोनों को मार्स के इस डार्क सीक्रेट का पता चलता है। वो छोटे छोटे फायर बॉल्स और कुछ नहीं बल्कि एडवांस कीड़े थे जो लगातार इन सभी अलगाए को खा रहे होते हैं। बेन एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होता है, इसीलिए अब वो उन सारे इंसेक्ट को बड़ी बारीकी से देखने लगा था। दरअसल ये सारे इंसेक्ट मार्स पर सालों से प्रेजेंट थे, लेकिन जब हम इंसानों ने मार्स पर अलगाए भेजकर यहाँ का एनवायरनमेंट बदलने का ट्राई किया तब ये इंसेक्ट अलगाए को लगातार खाते जा रहे थे और इन्हीं कीड़ों ने उनके हेडक्वार्टर को पूरा डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि बेन को एक बात और पता चलती है कि ये इंसेक्ट भले ही अलगाए को खाते थे पर जो वेस्ट प्रोडक्ट इनके बॉडी से निकलता था उसके साथ साथ ये सब भारी मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज करते थे और यही कारण था जिसकी वजह से वो सब मार्स के एनवायरनमेंट में भी सांस ले पा रहे थे। यानी कि ये सारे कीड़े उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसीलिए अब बेन ने उन कीड़ों का एक सैंपल अपने पास इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अब उन कीड़ों के एक झुंड ने बेन के बॉडी पर लगातार चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बेन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो बचने नहीं वाला, इसीलिए अब वो रॉबी को सैंपल दे देता है और अपने आप को आग जलाकर ब्लास्ट करा देता है, जिससे कि बहुत सारे कीड़े जलकर मर चुके थे। यानी कि अब रॉबी पूरी तरीके से मार्स पर अकेला था। रॉबी जेन से कनेक्ट होता है और उसे ये सारी बातें बता देता है। रॉबी तो मायूस होकर इस जगह से बाहर निकलने का होप्स ही छोड़ देता है, पर जेन उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और इसीलिए अब रॉबी कैसे भी करके आगे बढ़ रहा था। रॉबी तो कुछ ही देर में उस रेस्क्यू रोवर के पास पहुंच जाता है। जेन रॉबी को गाइड कर रही थी कि वो रोवर को कैसे ठीक कर सके, लेकिन रॉबी को इस बात का पूरा अंदाजा हो गया था कि रोवर में इतनी पावर सी नहीं है कि वो रॉबी को मार्स के ऑर्बिट तक भेज सके। उसके अंदर तो एक भी बैटरीज मौजूद ही नहीं थी और अब रॉबी ने तो पूरी तरीके से हार मान ली थी। यहाँ 24 घंटे खत्म होने के बाद जेन का स्पेसशिप ऑटोमेटिकली मार्स के ऑर्बिट को छोड़कर अर्थ की तरफ बढ़ने लगा था और अब रॉबी एकदम लाचार मार्स की जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन किस्मत तो और ही कुछ चाहती थी। बॉबी के पास तो अब उनका रोबोट आ गया था, लेकिन इस बार बॉबी ने बड़ी चालाकी से उस रोबोट का शॉर्ट सर्किट करके डीएक्टिवेट कर दिया होता है। रॉबी ने उस रोबोट में मौजूद सारी बैटरीज निकाल ली थी, जिससे कि वो रोवर में अलग अलग जगहों पर लगा देता है और अब रॉबी के रोवर में इतनी पावर थी कि वो उसे मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा सके। इसीलिए रॉबी बिना कुछ देरी किए रोवर को लेकर मार्स के ऑर्बिट तक जाने लगता है। उसने तो जेन को भी कांटेक्ट करके अपने बारे में सारी चीजें बता दी थी। हालांकि जेन का स्पेसशिप निकल चुका होता है, पर वो तभी भी अपने बॉडी में वायर ट्यूब बांधकर रॉबी को स्पेस में बचाने चली गई थी। जेन ने रॉबी के रोवर को पकड़ लिया होता है और अब वो लगातार अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ते रहती है। स्पेसशिप में एकदम सही सलामत पहुंचने के बाद रॉबी और जेन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रॉबी के पास तो उन सभी इंसेक्ट का सैंपल भी था, यानी कि वो सब अर्थ पर खाली हाथ तो नहीं जा रहे होते। यहाँ देखकर लग रहा था कि जेन भी रॉबी से प्यार करने लगी है, लेकिन जेन को तो रॉबी के डार्क साइड के बारे में पता ही नहीं था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।